आज रात को मैं बेटी की इज्जत लूटने वाली है, बाकी आपके हाथ में है। दोस्तों, एक छोटा सा शहर था। उस शहर के अंदर छोटा सा एक गांव था। गांव बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। गांव के लोग भी बहुत अच्छे थे, बोलचाल में बहुत अच्छे थे, काम मजदूरी मेहनती थे। लेकिन उस गांव के अंदर एक समस्या थी। वो समस्या ये थी कि उस गांव के अंदर एक आदमी रहता था जो कि बहुत ही पैसे वाला, और उस गांव के ऊपर अपना हुक्म चलाता, उस गांव के ऊपर अपनी मनमानी करता। और इस गांव के अंदर एक ऐसी घटना होती थी कि जिसकी वो घटना आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। अब वहाँ का एक आदमी ये था जो उसकी बेटी की शादी थी, और वो शादी के समय रोने लग गया और रोते हुए अपनी बेटी को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचा। पहुंचने के बाद जब वहाँ पुलिस महिला थी, डीएसपी, उससे बात करने के बाद उसे सारी कहानी बताई। और कहानी बताते हुए उसने सब कुछ कहा कि ये करके ये बात है हमारे गांव के अंदर, मेरी बेटी की आज इज्जत लुट जाएगी, आप मैडम जी मेरी बेटी की इज्जत बचा लो। बहुत आज रात को मैं बेटी की इज्जत लूटने वाली है, बाकी आपके हाथ में है। तो यही घटना मैं लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ। और ये घटना बहुत ही अच्छी घटना है, कुछ समय से काके जाएगी, और इस घटना से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मेरा नाम विनोद कुमार। आइए सुनते हैं इस घटना के बारे में। एक गांव था, बहुत सुंदर गांव था, बहुत अच्छा गांव था। वहाँ के लोग भी बहुत मेहनत मजदूरी वाले थे और बहुत अच्छे थे लोग वहाँ के। वहाँ का एक जो आदमी था बहुत पैसे वाला था। एक आदमी उस गांव पे राज करता था, अपना हुक्म करता था, हुक्म चलाता था, और जो वो कहता वही होता था। लेकिन उसमें एक गांव के अंदर एक बड़ी कमी थी, जो कि आज तक किसी ने उस कमी को दूर नहीं कर पाया। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आया तो वो कमी भी एक दिन दूर हुई। ये कमी ऐसी थी कि इस गांव के अंदर अगर किसी महिला की, किसी लड़की की शादी होती तो एक पहली रात, या पहली रात बोलो या सुहागरात बोलो, तो वो सुहागरात उस आदमी के साथ बनानी पड़ती थी। उसके बाद में वो अपने ससुराल जाती। और या कहीं उससे गांव में नई दुल्हन आती तो नई पहली सुहागरात वो उस आदमी के साथ मनानी पड़ती थी। उसके बाद में वो अपने पति के साथ सुहागरात मनाती। ये उस गांव के अंदर बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। लोग सभी परेशान थे। वो पैसे वाला था, लोगों को पैसे देता, पैसे दे के अपने घरों में, अपने खेतों में काम करवाता, और काम करवा के अपना लोगों को, गांव वालों को पूरा गुलाम बना के रखा था। लेकिन वो लोग पूरे उनके आदी हो चुके थे। कोई उनके पास रास्ता भी नहीं था कि इससे कैसे निपटारा पाया जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन क्योंकि उस आदमी की पहुंच बहुत ऊपर लेवल तक थी, बहुत राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ था, वो बहुत पैसे वाला था। उसके जो आदमी थे जगह जगह छोड़ रखे थे आस पड़ोस के गाँव में, अपने गाँव में, तो वो सारी सूचना देते रहते थे, इस गाँव में आ शादी है, इस गाँव में नई दुल्हन आई है। तो धीरे धीरे सब सूचना उसके बाद पहुंचती, जैसा वो चाहता वैसा ही होता हमेशा। और वो एक बार, दो बार, तीन बार बुलावा भेजता। किसी घर पर शादी होती है, किसी घर पर नई दुल्हन आती है, मेरा हमारे यहाँ पर छोड़ के जाओ। अगर वो नहीं आता तो वहां से उसको उठा के लाते और जबरदस्ती उसके बाद में उसके पिता के साथ या उसके परिवार वालों के साथ जो आपत्तिजनक घटना होती उसके जिम्मेदार वो खुद होते, परिवार वाले। इसी तरह एक उसी गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार खुशहाल परिवार था। उसकी बेटी दिनों दिन जवान होती जा रही थी, लेकिन जवान तो होती जा रही थी, लेकिन साथ में खुशियां भी थी कि बेटी की शादी करेंगे, अच्छे घर में अच्छा रिश्ता होगा। लेकिन साथ खुशियों के साथ साथ एक छोटा दुख भी, बड़ा दुख भी था कि अगर शादी करेंगे तो उस दरिंदे से पहले हमें मिलना होगा। उस दरिंदे जो भी था आदमी, उससे हमें बातचीत करनी होगी, उसे उसके यहाँ पर अपने लड़की को भेजना होगा। तो उस लड़की के पिता के मन में रात दिन यही चिंता खाती खाती रहती थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, या मुझे कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे अपनी पत्नी से, उसकी पत्नी बोलती है कि आप, अपनी बेटी जवान होती जा रही है, इसकी सगाई के लिए रिश्ता ढूंढो अच्छा सा, जिससे अपनी बेटी की सगाई कर सकें और अच्छे घरों में भेज सकें। तो वो ये बात सुन के वो रोने लग गया। रोते हुए बोलता है कि रिश्ता ढूंढ लेंगे, अच्छे घर में सगाई भी, शादी भी कर देंगे, लेकिन क्या करेंगे जब इसी बेटी को किसी की उस घर, पहले उसके घर भेजना होगा। अगर वो यही कहानी लोगों के साथ होती है जी, अपने साथ होगी तो अपने कैसे सहन कर पाएंगे, अपनी बेटी की जिंदगी रुल जाएगी। आगे जो जहाँ ससुराल में जाएगी वहाँ कैसे रह पाएगी, ये बच्चे की क्या कंडीशन होगी। तो
इसी बात को लेके वो रात दिन चिंतित रहता। वो सोचता क्या होगा क्या नहीं होगा, बेटी भी जवान हो रही है, इसकी भी शादी करनी है, बेटा भी जवान हो रहा है, इसकी शादी करनी है, इसके घर में बहू आएगी तो पहले वहाँ पर जाना पड़ेगा उसको। इसी समस्या का निवारण अब तक किसी ने नहीं किया, और इधर उधर ना कोई करने की कोशिश करता, क्योंकि वो बहुत ऊपर लेवल तक उसकी पहुंच थी। ना कोई उससे उनकी कोई सुनता, और कोशिश करने की अगर कोई कोशिश करता तो उसके साथ ऐसा अन्याय किया जाता कि गांव के चौराहों में ले जाके उसे मारा जाता, पीटा जाता, उसके हाथ पैर काट दिए जाते थे। लेकिन इसी घटना को लेके, इसी हाल को लेके कोई चुपचाप थे, कोई बोलता भी नहीं था। अगर किसी घर में शादी होती और होती या नई दुल्हन आती तो वे जो प्रक्रिया जो परंपरा चल रही थी उसी परंपरा को सभी लोग करते और उसी पदार्थ पर चलते। लेकिन क्या करें, सब मजबूर थे। तो धीरे धीरे टाइम आया, निकलता गया। जो राम स्वरूप था, राम स्वरूप अपने बेटी का शादी के लिए, सगाई के लिए लड़का देखने गया। लड़का देख गया, सगाई बातचीत की, लड़के देखने वाले आए घर पर, लड़की पसंद की और बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में उनको ये घटना अब तक नहीं बताई गई, क्योंकि हमारे गाँव में ये काम होता है, ये घटना होती है। लेकिन फिर भी वो चाहता था कि कैसे कैसे कर छुप जाए, जैसे जैसे करके मेरी बेटी शादी हो जाए। लेकिन उन जो वहाँ का जो बड़ा आदमी था, उसके जगह जगह आदमी बंदे छोड़ रखे थे, अपने बंदे छोड़ रखे थे। और वो पूरी सूचना पहुंचाते कि भी इस गांव में इस घर में शादी है, इस घर में शादी है, तो उसकी सूचना पहुंच गई थी। लेकिन वो सगाई होने के बाद में रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने के बाद में धीरे धीरे टाइम निकला, कोई 2-4 महीने, शादी की डेट फिक्स हो गई। शादी की डेट फिक्स हो जाने के बाद बेटा, उसके पिताजी रामस्वरूप था, वो रात दिन टेंशन में, बस इधर शादी का माहौल घर के अंदर, सभी खुश थे, कई दुखी थे तो इस बात को लेके। लेकिन क्या करें, करने से क्या करेंगे, अपने जो होना था वो होना था। तो शादी वाला दिन, जिस दिन वो लड़की शादी की सगाई शादी की तारीख फिक्स हो जाने के बाद में जिस दिन शादी थी, उसी दिन रामस्वरूप बाहर बैठा रो रहा था और उसकी पत्नी यही बोला कि आप रो क्यों रहे हो, अपनी बेटी की शादी है और अपने खुशी होनी चाहिए, अपनी बेटी अच्छे घर जा रही है। तो वो रामस्वरूप बोलता है जाने से क्या फायदा, अगर वो गांव के अंदर उसे पता चल गया तो पहले अपने बेटी को वहां भेजना पड़ेगा, उसके बाद में वो अगले घर जाएगी। इससे अपने अच्छा तो या तो बेटी को मार देते हैं या खुद मैं खा पी के मर जाता हूँ। लेकिन इसी बात को सुनकर वो उसकी पत्नी चिंतित हो गई, क्या करें, अपने गांव में माहौल ये सही है, कौन किसका होता है, यहाँ पर सभी अपनी अपनी करते हैं। तो रामस्वरूप शादी वाले दिन अपनी बेटी को लेके नजदीकी शहर से वहाँ से भाग गया और नजदीकी शहर में पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ से बात थाने में जाता है। वहाँ पर DYSP होती है, मधु, जिसका नाम मधु होता है। वो अपने कारनामे, अपनी चर्चा में बहुत चर्चा में रह चुकी है। उसके जो काम करने का तरीका था कुछ अलग था, और उससे जाके वो बातचीत करता है, वहाँ जाके रोने लग जाता है कि मैडम जी, मेरी बेटी की आज इज्जत लुट जाएगी, आप मेरी बेटी की इज्जत बचा लो। तो जो DYSP थी वो बोलती है ठीक है, आप जो कहानी है वो कहानी बताओ, कैसे इज्जत लुटेगी आपकी बेटी की, क्या कारण है, ये जो दुल्हन की जो भेष में जो आपकी लड़की लेके आई हो, किस कारण से लेके आई हो। वो रोता है और बोलता है, लेकिन वो मैडम बोलती है कि आप पूरी कहानी तो बताइए, मुझे इस कहानी के बारे में पता ही नहीं है, आप रोते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, पूरी कहानी बताइए। वो लड़का, जो रामस्वरूप उस बेटी का पिता होता है, वो सारी कहानी बताता है, बोलता है कि हमारे गांव के अंदर ऐसे एक आदमी है जो कि जब यहाँ पर किसी गांव के अंदर या आस पड़ोसी गांव के अंदर किसी शादी होती है तो उस लड़की को वहाँ पर एक रात के लिए भेजा जाता है, वो उसके साथ स्वागत मनाता है। उसके बाद में उस बेटी को अगले घर भेजते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई अगर दुल्हन नई बेटी आती है, किसी लड़के की शादी होती है, उसके साथ में वो नई दुल्हन आती है गांव के अंदर, तो उसको एक रात वहाँ भेजा जाता है। भेजने के बाद में अगर वहाँ पर अगर नहीं, और वो उसका एक रात स्वागत मनाती है, उसके बाद में फिर उस लड़की को अपने घर भेजा जाता है। ये पर हमारे गाँव परंपरा चलती है। लेकिन मैं इस परंपरा बहुत परेशान हूँ। सभी की बहन बेटियाँ हैं, लेकिन सभी चीज़ें दबे हुए हैं, क्योंकि उस आदमी की पहुँच बहुत ऊपर तक है, कोई नहीं सुनता है। हमने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन उस कोशिश करने से जो भी शिकायत करता है उसको गांव के चौराहे के अंदर ले जाके उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। लेकिन इसी बात को लेके कोई बोलता भी नहीं है, जैसे है वैसे चल रहा है। लेकिन वो बात सुन के मैडम बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस बात का मसला हल करूंगी। आप ऐसे करो, इस लड़की का जो दुल्हन का जो ये कपड़े पहन रखे हैं, जो ये कपड़े मेरे को दो, मैं दुल्हन के रूप में उसके घर पर जाऊंगी, उससे इसकी जगह मैं जाऊंगी और बात करूंगी। वो नज़दीकी SP साहब को, DM साहब को, सबको सुना देती है। थाने नज़दीकी 2-3 थानों को कन्फर्म करती है, करके उनसे वहाँ पर जो भी फ़ोन करके वहाँ की पुलिस होती है, पुलिस को तैनात किया जाता है। कुछ पुलिस वालों को तो सिविल में बुलाया जाता है, पुलिस वालों को वर्दी बुलाया जाता है, और गाँव के चारों ओर घेराबंदी की जाती है।
घेराबंदी करने के बाद जो उनके आदमी मुखबर होते हैं उनसे भी देखा जाता है कि कौन कौन आदमी मुखबर है, कौन सूचना पहुंचाता है। तो वो महिला बोलती है आपके घर सूचना पहुंची है क्या? हाँ जी, मेरे घर पर 2 बार सूचना पहुंच चुकी है। अगर सूचना तीसरी बार नहीं पहुंची तो उठा के ले जाएंगे वहां पर जाके, फिर वहां पर वो हमारे परिवार वालों के साथ आपातजनक घटना करेंगे, लड़की को उठा के ले जाएंगे। जब वो महिला डीएसपी मधु बोलती है ठीक है, इसकी जगह मैं जाऊंगी, जो इसका दुल्हन का लिबास है वो मेरे को दो, मैं पहनूंगी। वो सभी को पुलिस को तैनात करके सबसे बात करती है और जगह जगह पुलिस वगैरह सब खड़ी कर देती है। और अब वो उसी रामस्वरूप के साथ घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद में वो जो दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे वो सारे कपड़े पहन के उसके घर पर वो जो रामस्वरूप था उस मधु को, जो डीएसपी थी, उसको लेके उसे घर चला जाता है। घर चला जाने के बाद में घंटी बजाता है और बोलता है, जब गेट खोलता है तो बोलता है मैंने, तब बोलता है लो साहब, मेरी वजह से आपने कहा वैसे मैंने मेरी बेटी आपके पास आपके घर पर पहुंचा दी है। आप अपनी बेटी को, मेरी बेटी को आपके हवाले एक रात के लिए। तो लेकिन उसको क्या पता था इसकी ये बेटी नहीं है, ये तो कोई और ही है। वो बोलता है कि मैंने 2 बार आपके घर पर संदेह भेजा, आपने अभी तक नहीं भेजा, आए क्यों नहीं? वो बोलता है कि मैं काम में बिजी था इसलिए मैं नहीं आ पाया, लेट हो गया। लेकिन मैं इसी का आपसे माफी चाहता हूँ। आप एक बार ये आप, अब मैं आ गया हूँ, जो भी आप क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप, मैं आ गया हूँ और आपको अपनी बेटी आपके घर पर है। तो बोलता ठीक है अंदर चलो। वो वहाँ से रामस्वरूप वहाँ से निकलता है और घर की तरफ आ जाता है। और जो महिला थी, जो डीएसपी, वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद में उसकी बेडरूम तक जाती है, जहाँ बैठ जाती, जाके वहाँ जाके बैठ जाती है। तो बोलता ठीक है आप बैठो, मैं भी आता हूँ। जो बड़ा आदमी था वहाँ का, जो मुखिया था, वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद में ड्रिंक वगैरह करता है। करने के बाद में कपड़े वगैरह उतार के बेडरूम में जाता है। जाने के बाद वो उससे बातचीत करता है। बातचीत करने जब उससे कुछ बातचीत करता है, उसके पास में बैठता है। बैठने के बाद जैसे ही वो अपनी हरकतें शुरू करता है तो वहीं पर ही जो महिला मधु डीवाईएसपी थी वो वहां से खड़ी होती है, जपाट से खड़ी होकर उसके पर उस रिवॉल्वर बंदूक तान लेती है और बोलती है ठीक है, जो तूने पहले किया वो ठीक है, अब तू ऐसा कर नहीं कर पाएगा। वो बोलता है आपने तो धोखा किया है मेरे साथ में, लेकिन जो आप कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। आपने मेरे को अभी तक देखा नहीं है, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो बोलती है जैसे भी हो तैसे भी हो, मुझे कुछ दिक्कत, मुझे कुछ पता नहीं है। अब तो तू आज के बाद जो भी उस तेरी टाइम टिपेगा वो जेल में निकलेगा। और वो अपने बंदों को और बोल आदमियों को बोल शोर मचाता है और बोलता है कि कहाँ हो आप सभी, मेरे को ત્યાં पकड़ लिया है। लेकिन वो आपको सुनने वाला नहीं था। उसने नजदीकी हाथों हाथ वहां से उसने अपने पुलिस फोर्स लगा रखी थी, उसको फोन किया। और नजदीकी डीएम साहब, कलेक्टर साहब को, डीएम साहब, एसपी साहब को फोन किया, जल्दी से फोर्स पुलिस लेके आओ, मैंने उस आदमी को पकड़ लिया है। और वहां से वो महिला उसको उस गांव के मुखिया दरिंदा को लेके पुलिस स्टेशन जाती है। ले जाने के बाद जेल में उसे बंद कर देती है। बंद करने के बाद जब उसे पूछताछ की जाती है तो उससे वो गांव के अंदर वो सब कुछ बोलता है और सारी जो कहानी थी वो बता देता है। लेकिन उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, बहुत दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ने के बाद लेकिन फिर भी वो जो मधु डीवाईएसपी थी वो किसी की नहीं सुनती और गांव का भला करने के लिए चाहती थी, किसी गांव का भला हो जाए, किसी बहन बेटी की, किसी की महिला की इज्जत बच जाए। तो जैसा उसके मन में था वैसा उसने किया और रामस्वरूप के कारण उस गांव की इज्जत बढ़ी। उस गांव के जो भी लोग थे वो रामस्वरूप को धन्यवाद बोले आपने बहुत अच्छा किया, आज हमारे आपके कारण ही हमारे गांव के अंदर आज इतनी शांति हुई है। और जो उसका घर था वो कोर्ट में केस चला, केस चलने के बाद उस आदमी जो घर था, घर से बुलडोजर तोड़ाया गया, तोड़ाने की संपत्ति थी सारी सरकार ने अपने हैंडओवर की। हैंडओवर करने के बाद उसको जेल में डाला गया। तो उस गांव के जो भी लोग थे, उसके चमचे वगैरह थे और जिसके आदमी थे, उनको भी पकड़ा, पुलिस ने पकड़ के जेल में डाला। धीरे धीरे करके गांव के अंदर पूरा सुधार हुआ। और सुधार होने के बाद वहाँ के जो नजदीकी थाने वो एसपी थी, डीवाईएसपी, उसको सब कुछ ये बात काम का श्रेय दिया जाता है। और रामस्वरूप था, उसने एक कदम उठाया अपनी बेटी के लिए और अपने गांव वालों के लिए, लेकिन धीरे धीरे गांव का सुधार हुआ। तो इस कहानी से मैं किसी का दिल दुखाना, किसी का दिल पर ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि ये पुरानी कुरीतियां हमारे पर पुराने टाइम समय में चलती आ रही थी। तो अगर ऐसी कुरीतियां चलती तो आज पता नहीं क्या होता। लेकिन आज सभी समान है, एक समान है, संविधान ने सभी को स्वतंत्रता दी है जीने की। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा होता था। और पुराने जो बुजुर्ग लोग थे, पुराने आदमी थे, जो उनसे ये कहानी पूछी जाती है तो वो बोलते हैं कि पहले के टाइम में ये कहानियाँ होती थी। और क्योंकि पहले ये दबदबा चलता था, जो गांव के पैसे वाले होते थे वो अपने चलाते थे, लेकिन आज के टाइम में सभी को समान अधिकार है, सभी को समान स्वतंत्रता है। तो इसी कहानी के माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिलता है, पुराने समय में क्या होता था, आज क्या हो रहा है। तो आज के जय हिंद, जय भारत।